स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स एनालिसिस और उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, इसकी नीडेड क्या है और हमने सिस्टम ऑफ फोर्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो आगे बात करते हैं कि हम लोग रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स बात करें हिंदी इसकी तो परिणामी बल। परिणामी बल, ठीक है। जैसे हमारे पास इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं एक, जैसे ये एक कोई वस्तु थी या ब्लॉक था या पत्थर था, इसको दो तीन बच्चे मिलके इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जैसे हमारे पास एक बच्चा ये है, एक पकड़ के इसको खींच रहा है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये तीन बच्चे मिलके इस बॉडी को खींच रहे हैं, ठीक। ये तीन बच्चे मिलके इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, इन तीनों बच्चों को हटा के एक आदमी को लगा दें जो कि उतना ही बल लगाए जितना हमारा बच्चे लगा रहे थे। सपोज दैट बच्चे हमारा 20 न्यूटन का बल लगा रहे थे, तीन बच्चे थे, तीनों बच्चे मिलके 20 न्यूटन का बल लगा रहे थे। अब हमने क्या किया, तीनों बच्चों को हटा के एक बड़ा आदमी इसको हमने खींचने के लिए लगा दिया, ठीक। अब यह आदमी क्या करेगा, 20 न्यूटन का बल लगाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, ठीक, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उन बलों के परिमाण के बराबर मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण के बराबर कोई एक दूसरा बल लगाया जाए, जिसे हम लोग परिणामी बल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले हमारे पास तीन बल लग रहे थे, उन तीनों बलों को हटा के हमने क्या किया, एक सिंगल बल लगा दिया। तो ये जो हमारा बल आया, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। तो उम्मीद करता हूँ रिजल्टेंट फोर्स क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, मतलब बलों की साम्यावस्था है, बलों की साम्यावस्था। बलों की साम्यावस्था क्या है, जैसे किसी बॉडी पे दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे थे, जैसे किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे थे और वो आपस में बल मिल के क्या कर रहे थे, एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे। जैसे ये हमने एक कोई वस्तु ले ली, इसमें एक बल इधर लग रहा था F1, दूसरा बल भी इधर लग रहा था F2, ठीक, और एक बल इधर लग रहा था F3, और हम कह दें कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 के है। दैट मीन्स F1 plus F2 is equal to F3. So we can say that the summation of F1 and F2 force is equal to force of F3. So these given forces will be in equilibrium condition because there will be no effect on a body. हम कह सकते हैं कि ये सारे बल मिलके F1, F2, F3 मिलके ये आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ये हमारा बलों की साम्यावस्था हो जाएगी। और यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में है तो होगा क्या, उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये वस्तु हमारी स्थिर अवस्था में थी,
अगर ये वस्तु स्थिर अवस्था में थी और लगने वाले बल आपस में संतुलित हो जा रहे हैं तो उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में होगी। बात करते हैं अब आगे बलों के क्लासिफिकेशन, जो बल की साम्य अवस्था है उसके क्लासिफिकेशन की। बलों की साम्यावस्था के प्रकार, बलों की साम्यावस्था के प्रकार समझते हैं इसको। ये हमारा बेसिकली दो टाइप्स का होता है। पहला है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब स्थिर साम्य अवस्था, स्थिर साम्य अवस्था। एंड सेकंड है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये हमारा हो जाएगा गतिक साम्यावस्था, गतिक साम्यावस्था। देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। यदि कोई बॉडी हमारी स्थिर अवस्था में है, यदि कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है और उस पर लगने वाले जो बलों का निकाय है वो आपस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मतलब उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वस्तु हमारी साम्यावस्था में है, मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो पहले स्थिर थी और बल लगने के बाद भी हमारी वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह वस्तु हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? यदि कोई वस्तु, जैसे ये कोई एक वस्तु थी और ये हमारी v वेग से गतिमान थी, ठीक, v वेग से हमारी ये वस्तु गतिशील अवस्था में थी। अब हमने क्या किया, एक बल हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया और दूसरा बल हमने, चलिए पहले एक ही बल लगाते हैं, F1 बल हमने गति की दिशा में ही F1 बल अप्लाई कर दिया। तो होगा क्या, पहले जो हमारी ये वस्तु थी v वेग से जा रही थी, हमने जो बल था उसी की गति की दिशा में लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी v से इंक्रीज होके v डैश या v1 हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम F1 बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक दूसरा बल F2 इस डायरेक्शन में लगा दें, F1 के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा बल F2 लगा दें, तो होगा क्या, जो वेलोसिटी से वस्तु हमारी गतिशील अवस्था में थी तो उसी वेलोसिटी से गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि F1, the magnitude of F1 force is equal to magnitude of F2 force, then we can say that F1 will be equal to F2 and there will no effect created on a body, so the body will be moving original velocity v। यदि वस्तु हमारी v वेग से किसी स्थिर वेग से गतिशील थी और उस पर लगने वाले बल साम्यावस्था में है और उस वस्तु की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन ना हो, तो हमारी ये वस्तु डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। हम लोग किसी को भी समझा सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर होता चला जा रहा होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।
आगे बात करते हैं हम लोग बलों के कुछ मूलभूत, बलों की साम्यावस्था के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। जैसे कोई सिंगल बल हमारा साम्यावस्था में नहीं रह सकता। जैसे हमने क्या किया, इस पर हमने ये एक F1 बल लगा दिया, तो ये सिंगल इकलौता बल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बॉडी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट अवश्य डालेगा। अगर हम इसी F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर एक बल यहाँ से और लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये दोनों बल आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे और बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई सिंगल इकलौता बल आपका इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अगला है हमारा, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगला फंडामेंटल ऑफ इक्विलिब्रियम है। यदि किसी बल्लेकाय का परिणामी बल, जैसे हमारे पास ये दो बल F1 और F2 लग रहे थे, इन दोनों बलों का अगर ये परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स R है, अगर ये जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बल साम्यावस्था में होंगे। तीसरा आता है, यदि दो बल जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर ये F1 है तो इसको भी F1 होना पड़ेगा। अगर दो बल सेम मैग्नीट्यूड के हैं और संरेखीय है, मतलब एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो अगर ऐसा है, दो बल सेम मैग्नीट्यूड के, संरेखीय और से अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो वो बल भी आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जो कि हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो लेक्चर आएगा वो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम होगा।